A very good day to all of you. The topic that we are studying at present is agriculture regionalization. In our previous videos, we studied about the need or importance of agriculture regionalization and the various approaches which are used to create agriculture regions. And today we'll study about the various criteria on which agriculture regionalization is based on. हम इस समय कृषि प्रदेशों का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे पिछले दो वीडियोज़ में हमने कृषि प्रदेश का कृषि के अध्ययन में क्या महत्व है वह जाना और जो विभिन्न उपागम कृषि प्रादेशिकरण के लिए उपयोग में लिए जाते हैं उनका अध्ययन किया। आज हम कृषि प्रदेश के निर्धारण में जो विभिन्न भूगोलवेत्ता और अर्थशास्त्री हैं उन्होंने जो मानदंडों का उपयोग किया है उनका अध्ययन करेंगे। कृषि भूगोल के अंतर्गत कृषि प्रदेश की संकल्पना एक महत्वपूर्ण संकल्पना है और उसके अंतर्गत प्रादेशिकरण एक प्रमुख उपागम है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों और भूगोलवेत्ताओं ने कृषि प्रादेशिकरण के लिए विभिन्न मानदंडों को माना है और उनका उपयोग किया है। कृषि प्रदेशों का सीमांकन फसल साहचर्य, फसल पशुपालन साहचर्य, फार्म क्रिया प्राविधियों जैसे मानदंडों के आधार पर किया जाता है। बुकानन ने प्रदेशों को सीमांकित करते हुए वहाँ जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं उनका अध्ययन किया। बेकर ने प्राकृतिक कारकों को कृषि प्रादेशिकरण के लिए महत्वपूर्ण माना है। विटलसी, हार्टशोन और डिकन ने प्राकृतिक कारकों की अपेक्षा आर्थिक कारकों को प्राथमिकता दी, जबकि ग्रिग ने कृषि अभिलक्षणों और उत्पादन विधि संबंधी विश्लेषणों को कृषि प्रादेशिकरण के लिए जरूरी माना है। तो विभिन्न भूगोलवेत्ताओं और विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग मानदंडों के आधार पर कृषि प्रादेशिकरण किया है और हम उनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं उनके मानदंडों का आज अध्ययन करेंगे। विटलसी के मानदंड। विटलसी ने कृषि प्रदेशों को सीमांकित करते हुए विश्व को कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है और उनके जो कृषि प्रदेशों का सीमांकन था उसके जो प्रमुख मानदंड थे, जैसा कि अभी मैंने कहा कि उन्होंने मतलब विटलसी ने भौतिक कारकों के साथ साथ आर्थिक कारकों को भी महत्वपूर्ण माना और आर्थिक कारकों के आधार पर ही अपने प्रदेशों का सीमांकन किया है। उनके अनुसार फसल तथा पशुपालन का संयोजन एक प्रमुख मानदंड होना चाहिए किसी भी क्षेत्र के कृषि प्रादेशिकरण के लिए। उसके साथ साथ ही जो कृषि भूमि है उसका किस गहनता से उपयोग किया जा रहा है, वहाँ पर गहन भूमि उपयोग हो रहा है, एक फसल उत्पादित हो रही है या बहुफसलीय कृषि क्षेत्र है वो, इसका भी अध्ययन उन्होंने ज़रूरी माना। फिर जैसा कि विटलसी ने कहा कि भौतिक कारकों के साथ साथ आर्थिक कारक भी कृषि प्रादेशिकरण के सीमांकन के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो उन्होंने कृषि उत्पादन में का जो प्रक्रिया है, क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, उसका अध्ययन और वो जो उत्पादन है उसका किस प्रकार वितरण हो रहा है। उत्पादन कृषक अपने जीविकोपार्जन के लिए उपयोग कर रहा है या स्थानीय बाजार में बेच रहा है
या फिर वो कोऑपरेटिव्स के थ्रू बाज़ार, बड़े बाज़ार में उसको बेच रहा है या वो इंटरनेशनल मार्केट में जा रहा है, ये भी हमें अध्ययन करना होगा विटलसी के अनुसार। फिर उन्होंने ये माना कि कृषि एक आर्थिक क्रिया है, तो उस आर्थिक क्रिया को करते हुए किन पद्धतियों और किस प्रकार के औजारों का उपयोग किया जा रहा है, यह भी कृषि प्रादेशिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड होता है। और उसके साथ साथ ही जो कृषि फार्म है उसका जो प्रबंधन है, उस प्रबंधन का अध्ययन भी करना होगा कि वो कमर्शियल एग्रीकल्चर है या मार्केट बेस्ड एग्रीकल्चर है या लाइफ स्टॉक एग्रीकल्चर है या लाइवलीहुड एग्रीकल्चर है, वो एक छोटा फार्म है या एक बड़ा जैसे कि कलेक्टिव फार्मिंग है, उस तरीके का प्रोसेस है। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन विटलसी ने अपने कृषि प्रादेशिकरण के लिए आधार माना। कवाची के मानदंड। कवाची ने 1959 में वर्ल्ड को एग्रीकल्चर रीजन्स में डिवाइड किया था और उन्होंने 3 प्रमुख मानदंड माने कृषि प्रादेशिकरण के लिए। पहली चीज़ उत्पादन के प्रकार, किस तरह की फसल बोई जा रही है, वो फसल कमर्शियल मार्केट के लिए है कमर्शियल मार्केट के लिए है या कि फिर वो लाइवलीहुड या जीविकोपार्जन प्रकार की है। उत्पादन में भी फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हो रहा है या कि कमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो रहा है। उसके अलावा क्या डेयरी प्रोडक्ट्स का भी प्रोडक्शन हो रहा है और जो प्रोड्यूस है उसको उसी तरीके से बाज़ार में बेचा जा रहा है या उसका प्रसंस्करण करके, जैसे कि जो फ्रूट्स हैं उनको जैम्स के फॉर्म में या हाइड्रेट करके कैंड फॉर्म में बेचा जा रहा है, तो किस प्रकार का उस फार्म से उत्पादन हो रहा है। उसके साथ साथ जो सेकंड मानदंड उन्होंने या क्राइटेरिया कवाची ने माना वो था व्यापार की मात्रा। जैसा कि कहा कि वो जीविकोपार्जन कृषि है, तो वहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रही है उसका व्यापार नहीं होगा, और अगर वो कमर्शियल फार्मिंग है तो वो टोटली मार्केट के लिए होगी। और कई जगह ऐसा भी होता है कि पूरा प्रोड्यूस ना तो जीविकोपार्जन के लिए होता है ना व्यापार के लिए होता है। जैसे कि हमारे भारत में होता है, कृषक अपने लिए कुछ अनाज निकाल के रख लेता है अपने साल भर के यूज़ के लिए, और फिर जो एक्स्ट्रा अनाज होता है उसे वो बाज़ार में जा कर के बेचता है। तो जो उत्पादन है वो उत्पादन में कितना उत्पादन व्यापार के लिए या कमर्शियल यूज़ के लिए हो रहा है और कितना उसका व्यापार हो रहा है। उसके साथ साथ ही कवाची ने एग्रीकल्चर प्रोसेस में जो तकनीक का उपयोग किया जा रहा है उसकी गहनता को भी अपने एग्रीकल्चर रीजनलाइजेशन के क्राइटेरिया में लिया है। और उन्होंने इससे बताया कि ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं या कि फिर हाईली मैकेनाइज्ड और साइंटिफिक मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं। मैकेनाइजेशन है कृषि का, या उसके साथ साथ ही क्या कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए वो फर्टिलाइज़र्स का उपयोग कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर रहे हैं, या फिर वो बेटर जो सीड्स हैं उनका उपयोग कर रहे हैं। इस तरीके की जो तकनीक का उपयोग किया जा रहा है उस तकनीक की गहनता जो एग्रीकल्चर प्रोसेस में हो रही है उसके को भी अध्ययन किया जाना चाहिए। और इन 3 के बेसिस पे कवाची के अनुसार कृषि का प्रादेशिकरण किया जाना चाहिए। कोस्ट्रोविकी ने 1980 में विश्व कृषि को प्रादेशिकृत किया था और कोस्ट्रोविकी ने
अपने मानदंड के जो कृषि प्रादेशिकरण हैं उसके लिए 4 मानदंड माने। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मानदंड है वो उस क्षेत्र के सामाजिक विचरक हैं। सामाजिक विचरक में कृषक और कृषक का परिवार, उनका किस प्रकार का जीवन स्तर है, उनकी क्या आर्थिक स्थिति है, उस क्षेत्र का सामाजिक स्तर क्या है, उस क्षेत्र के लोगों के रीति रिवाज क्या हैं, उनका धार्मिक सोच क्या है, ये सारे विचरकों का हमें अध्ययन करना पड़ेगा। उसके साथ ही संक्रियात्मक विचरक जो इंटर रिलेटेड विचरक हैं, जो सामाजिक विचरक हैं, उनके साथ साथ ही फिज़िकल फीचर्स जो उस एरिया के हैं, वहाँ का धरातल, वहाँ की जल उपलब्धता, वहाँ की जलवायु, ये सब मिलकर के और वहाँ की जो सामाजिक रुचि है उसके हिसाब से जो इंटरकनेक्टिविटी है उसका भी हमें अध्ययन करना पड़ेगा। क्लाइमेट किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है और सोशल जो नॉर्म्स हैं वो किस तरीके से प्रोडक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं, ये हमें स्टडी करना होगा। कोस्ट्रोविकी ने उत्पादन संबंधी विचरकों को भी एक प्रमुख मानदंड माना कि क्या उत्पादन हो रहा है, किस तरीके के क्रॉप्स का उत्पादन हो रहा है और किस तरीके से वो पैटर्न क्या है उसका उत्पादन का, मतलब भूमि उपयोग एक सिंगल क्रॉप हो रहा है या डबल क्रॉप हो रहा है या 3 क्रॉप्स किए जा रहे हैं। क्रॉप में भी फूड ग्रेन है कि कमर्शियल क्रॉप्स हैं कि वेजिटेबल्स हैं कि फ्रूट्स हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, किस तरीके का उत्पादन है इसका हमें अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि कृषि में जो उत्पादन हो रहा है, जो फसल उत्पादित की जा रही है, वो कृषि का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। और फिर संरचनात्मक विचरक, उस क्षेत्र की कृषि की क्या संरचना है, क्या पैटर्न्स हैं, क्या पद्धति है, उसका भी हमें अध्ययन करना पड़ेगा। तो कोस्ट्रोविकी ने उस क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी तीनों जो विचरक हैं उन और संरचनात्मक में राजनीतिक विचरक भी आ जाते हैं, किस तरीके की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और प्लान्स हैं, उन सभी का अध्ययन करते हुए 1980 में एग्रीकल्चरल रीजनलाइजेशन का अध्ययन किया कोस्ट्रोविकी ने। हेल्बर्न के मानदंड 1957 में हेल्बर्न ने कृषि प्रादेशिकरण के बारे में अध्ययन किया और उन्होंने 5 प्रमुख मानदंड माने या क्राइटेरिया माने। हेल्बर्न के जो मानदंड थे वो भी अगेन कृषि के जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे फसल और फसल साहचर्य क्या है, एक शस्यीय प्रदेश है या बहुशस्यीय प्रदेश है, वो अध्ययन करें। और फसल के साथ साथ पशुपालन का जो कॉम्बिनेशन है, उनका जो साहचर्य है, उसका अध्ययन ये उन्होंने इम्पॉर्टेंट माना कि फसलों और पशुपालन का जो सापेक्ष महत्व उस क्षेत्र में है उसका अध्ययन करना पड़ेगा। इसी तरीके से श्रम और भूमि का अनुपात, उस क्षेत्र की जो कृषि भूमि है उसमें वहाँ की कितनी जनसंख्या वर्क कर रही है, तो पर पर्सन क्या लैंड हमें अवेलेबल है, इससे उस क्षेत्र की कृषि का अध्ययन, कैरेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन किया जा सकता है। अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे हम कहते हैं कि हमारे भारत में प्रति कृषक भूमि बहुत कम है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, प्रति कृषक भूमि बहुत कम है, और क्योंकि छोटे छोटे खेत हैं इसलिए चाहते हुए भी टेक्निक्स और मैकेनाइजेशन का उपयोग कई बार अनइकोनॉमिक हो जाता है और हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम यूएसए का वीट प्रोडक्शन अगर हम देखें तो वहाँ बड़े बड़े फार्म्स हैं और उन बड़े बड़े फार्म्स में जो लेबर है वो बहुत कम है और उसकी जगह मशीन्स का और साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि हेल्बर्न ने ये कहा कि श्रम
और भूमि के अनुपात का अध्ययन किया जाना चाहिए किसी भी क्षेत्र के कृषि का प्रादेशिकरण करते वक्त। इसी के साथ ही उस क्षेत्र की कृषि में व्यापार का या कमर्शलाइजेशन कितना हुआ है, क्या वो पूरी तरीके से जीविकोपार्जन कृषि है, जैसा कि हम हमारे यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों में देखते हैं कि जो स्थानांतरणशील कृषि है या जो झूमिंग एग्रीकल्चर है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, वहाँ पे व्यापार का विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। पर और क्षेत्रों में कृषक कुछ उत्पादन को अपने घर के लिए रखता है, अपने परिवार के प्रयोग के लिए रखता है, और कुछ उत्पादन वो स्थानीय बाज़ार में बेचता है। पर अगर हम मलेशिया का रबर देखें या असम का टी प्रोडक्शन देखें तो हम ये देखते हैं कि ये टोटली कमर्शियल एग्रीकल्चर है, जहाँ पे कि एक पर्टिकुलर क्रॉप को बहुत बड़े बड़े एरियाज़ में मार्केट के हिसाब से मार्केट के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। तो वहाँ पे कृषि में कितनी कमर्शियल डेवलपमेंट है, ये भी हमें अध्ययन करना होगा। उसके साथ ही उस क्षेत्र की जो शस्य संयोजन है उसमें हमें देखना होगा कि कहीं वो विशिष्ट फसलें उगाई जा रही हैं या कि जनरली वहाँ पे कृषक अपने हिसाब से अपने यूज़ के लिए उगा रहा है विशिष्ट फसलें। जैसे कि हम कहते हैं कि प्रेरीज में वीट कल्टीवेशन होता है और जो उष्ण कटिबंध हैं उनमें जो कोस्टल रीजन्स हैं वहाँ पे राइस प्रोडक्शन होता है, या कि मेडिटेरियन एरिया की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये साइट्रस फ्रूट्स की स्पेशलाइज्ड जोन है। तो हमें उस क्षेत्र की विशिष्ट फसलों का भी अध्ययन करना होगा। और फिर कृषि के अंतर्गत जो पैटर्न्स हैं और जो प्रोडक्शन का सिस्टम है वो स्थानांतरित है या स्थायी प्रवृत्तियां हैं, ये सब हमें अध्ययन करना होगा। तो हेल्बर्न के अनुसार ये 5 क्राइटेरिया प्रमुख क्राइटेरिया हैं कृषि एग्रीकल्चर के लिए। तो आज हमने देखा कि विभिन्न अर्थशास्त्री और विभिन्न भूगोलवेत्ता अलग अलग मानदंडों को कृषि प्रादेशिकरण का आधार मानते हैं। In today's e-video, we studied about the criteria on the basis of which different economists and geographers have divided the world into agriculture regions. We saw that certain economists and geographers consider physical criteria as important basis, while others say that social and economic factors should also be studied while agricultural regionalization is done. Then we studied about Whittlesey's criteria, Kawachis criteria, Kostrovicki's criteria, and Helburn's criteria for agriculture regionalization. Thank you.